Right, so welcome back everyone. This is part 2 of our demand chapter ISC Economics class 12. पहले पार्ट को आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा, नहीं देखे हो तो जाकर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से देख लीजिए। अब हम लोग इस पार्ट में लॉ ऑफ डिमांड की बात करेंगे। सो लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? देखो, लॉ ऑफ डिमांड बहुत सिंपल सी बात बोलता है। इट सेज कि अगर प्राइस एक डायरेक्शन में जाएगा तो जो डिमांड है वो उसके इनवर्स डायरेक्शन में जाएगा। अगर प्राइस फॉल भी होता है तो डिमांड राइज होगा, मतलब ये दोनों इनवर्स चलेंगे हमेशा। बट लॉ ऑफ डिमांड एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन रखता है। कंडीशन इफ लॉ ऑफ डिमांड तभी काम करेगा इफ अदर फैक्टर्स, मतलब प्राइस के अलावा, ठीक है, एक तो हो गया प्राइस, एक तो हो गया प्राइस। प्राइस के अलावा जितने भी फैक्टर्स है जो हमने पार्ट 1 में देखा था, वो सब क्या होने चाहिए? वो सब कांस्टेंट होने चाहिए। तो बाकी फैक्टर्स अगर कांस्टेंट है तो प्राइस और डिमांड इनवर्सली रिलेटेड होंगे, ऐसा लॉ ऑफ डिमांड कहता है। अगर आपको एग्जाम में लॉ ऑफ डिमांड से अजम्पशंस लिखने को आए तो आप क्या क्या अजम्पशंस लिख सकते हैं? देखो, क्या अजम्पशन है कि बाकी फैक्टर्स कांस्टेंट रहने वाले हैं, तो बस यही अजम्पशंस है। आप फैक्टर्स का नाम लिख देना और सब में लिख देना नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज। तो सारे फैक्टर्स का बस नाम लिखते जाओ और बगल में बता देना कि देयर विल बी नो चेंज इन द फैक्टर। ठीक है, तो इस तरीके से आप कितने भी अजम्पशन बना सकते हो। वैसे दो अजम्पशन ही काफी होते हैं। अब हम लोग एक चीज देखने जा रहे हैं कि ये लॉ कहाँ काम नहीं करेगा। व्हाट आर द एक्सेप्शंस? मतलब आप देखोगे कि प्राइस तो राइज हो रहा है बट डिमांड फॉल नहीं हो रहा है, या प्राइस फॉल हो रहा है बट डिमांड बढ़ नहीं रहा है। सो वी आर गोइंग टू नाउ लुक एट सर्टेन एक्सेप्शंस। आई होप आपको एक्सेप्शन का मतलब समझ में आ रहा है। एक्सेप्शन मतलब वेयर द लॉ डिड नॉट फंक्शन, वेयर द लॉ डिड नॉट वर्क। तो आइए एक एक करके हम लोग देखते हैं कि कौन से ऐसे केसेस है। तो पहला केस जो आ रहा है वो उसे हम कहते हैं वेबलन इफेक्ट या फिर आर्टिकल्स ऑफ स्नॉब अपील। देखो, थॉरस्टीन वेबलन, ये इनके नाम पे रखा गया था वेबलन इफेक्ट। इन्होंने देखा कि जो अमीर लोग होते हैं, बहुत सुपर रिच जो लोग होते हैं, ठीक है, those type of people they only buy highly priced goods। मतलब अगर प्राइस हाई रहेगा ना तो ऐसे लोगों का डिमांड भी हाई रहेगा। क्यों? क्योंकि उन्हें स्नॉब बिहेवियर दिखाना है, घमंड वाला बिहेवियर दिखाना है, शो ऑफ वाला बिहेवियर दिखाना है। उन्हें सोसाइटी में प्रेस्टीज मेंटेन करना है, एक स्टेटस मेंटेन करके चलना है। एंड देयरफॉर दीज पीपल विल ओनली बाय द गुड्स व्हेन द प्राइस इज हाई। तो लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पे फॉलो नहीं हुआ। सेकंड आता है गिफन गुड्स। अब गिफन गुड्स का नाम रखा गया था रॉबर्ट गिफन के नाम पे, सर रॉबर्ट गिफन के नाम पे। रॉबर्ट गिफन ने देखा कि जो गरीब लोग होते हैं वो बहुत ही पुअर क्वालिटी का गुड्स खरीदते हैं, और अगर ये गरीब लोग के पुअर क्वालिटी गुड्स की अगर प्राइस बढ़ जाए, इफ द प्राइसेस ऑफ सच गुड्स, सच पुअर क्वालिटी गुड्स इंक्रीजेस, तो क्या डिमांड फॉल हो जाएगा? डिमांड नहीं फॉल होगा, डिमांड मेंटेन रहेगा, क्योंकि जो गरीब लोग हैं उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। सो द डिमांड विल फॉल? नो, द डिमांड विल नॉट फॉल, डिमांड नहीं गिरेगा। और अगर प्राइस कम होता है ना, प्राइस कम होने से डिमांड राइज होना चाहिए, बट द डिमांड विल नॉट राइज ऑल्सो। क्यों? क्योंकि जो प्राइस राइज होगा, सॉरी प्राइस फॉल होगा, देखो प्राइस फॉल होगा, इफ द प्राइस फॉल्स तो ये लोग कुछ सेविंग्स कर लेंगे, और ये गरीब लोग जो सेविंग्स कर लेंगे उससे ये लोग कुछ सुपीरियर गुड्स खरीद लेंगे। दे वोंट बाय मोर ऑफ गिवन गुड्स या इंफीरियर गुड्स, दे बाय बेटर गुड्स। तो यहाँ पे भी लॉ काम नहीं किया। देन हम लोग देखते हैं एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस। मान लो पेट्रोल आज 90 रुपीज पर लीटर मिल रहा है, पेट्रोल आज 90 रुपीज पर लीटर मिल रहा है। अच्छा, धीरे 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 पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ी और ये 100 रुपीज पर लीटर हो गया। नाउ द प्राइसेस हैज गॉन अप। आप क्लियरली देख सकते हो प्राइसेस बढ़े हैं, 90 से 100 आ गया। तो द डिमांड शुड लॉजिकली फॉल, डिमांड यहां से फॉल होना चाहिए था। बट क्या डिमांड फॉल होगा? नो। व्हाई? बिकॉज द कंज्यूमर इज एक्सपेक्टिंग फर्दर प्राइस राइज। कंज्यूमर को लगता है कि अभी 100 में मिल रहा है, खरीद लेते हैं, वरना आगे जाके हो सकता है 110 का हो जाएगा। अभी हुआ नहीं है बट वो एक्सपेक्टेशन है, उसका फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन है कि अभी हाई है प्राइस बट फ्यूचर में हायर हो जाएगा, तो लेट अस बाय नाउ ओनली। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्राइस क्वालिटी रिलेशनशिप। देखो, बहुत सारे कंज्यूमर ये सोचते हैं कि यार दाम ज्यादा है ना, प्राइस ज्यादा है तो क्वालिटी भी अच्छा होगा। देखो, अगर आपके सामने दो फोन रख दिए जाए, एक का दाम 5000, दूसरे का दाम 25,000, अभी आपने फीचर्स मैच भी नहीं कराया, फोन को छुआ भी नहीं, फोन को देखा भी नहीं, बट आपके मन में एक अंडरस्टैंडिंग आ गया
कि जो 25,000 वाला फोन होगा ना वो डेफिनेटली 5,000 वाले से तो बेटर ही होगा। क्यों? आपने तो देखा नहीं, लेकिन आपके मन में ये बैठा हुआ है कि प्राइस ज्यादा है तो क्वालिटी भी अच्छा होगा। देयरफॉर कुछ कंज्यूमर प्राइस हाई होने से ही डिमांड करते हैं, बिकॉज उनको लगता है क्वालिटी अच्छा मिलेगा। अच्छा, लास्ट 2 पॉइंट है चेंज इन फैशन। देखो, अगर कोई प्रोडक्ट ट्रेंड से बाहर चला गया ना, तो नो मैटर वो कितना सस्ता मिल जाए, कितना भी प्राइस घटा दो, कंज्यूमर्स नहीं खरीदेंगे, द डिमांड वोंट कम। इवन एट लोअर प्राइसेस डिमांड वोंट कम बिकॉज इट्स आउट ऑफ ट्रेंड। एंड लास्ट पॉइंट आता है इमरजेंसीज। जो इमरजेंसी सिचुएशन होते हैं, वॉर का सिचुएशन, नेचुरल कैलामिटी का सिचुएशन, तो ऐसे टाइम में कंज्यूमर्स आर रेडी टू पे एनीथिंग फॉर नेसेसरी गुड्स। तो जो इमरजेंसी सिचुएशन होता है उसमें पानी का बॉटल भी लोग 20 रुपए की जगह 200 रुपए में भी बेचोगे, लोग खरीदेंगे, बिकॉज द सिचुएशन इज सच। ठीक है, तो ये हो गया लॉ ऑफ डिमांड का स्टेटमेंट, लॉ ऑफ डिमांड का अजम्पशन एंड लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शंस। ठीक है, नाउ विल सी इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड पहली बात कहते हैं किसको है? देखो, demand of one consumer is termed as individual demand. So whatever one consumer is wanting to buy at a particular price and at a particular period of time, that is called individual demand। एक बायर का डिमांड को इंडिविजुअल डिमांड कहते हैं। और अगर हम लोग सारे बायर्स के डिमांड को ऐड कर दें फॉर अ प्रोडक्ट, तो उसे हम मार्केट डिमांड कहते हैं। ठीक है, तो जैसे आप देखोगे यहाँ पे प्राइस 10 रुपीज है, ए कितना खरीदना चाह रहा है? 50 यूनिट्स, दैट्स इंडिविजुअल डिमांड ऑफ ए। बी कितना खरीदना चाह रहा है? 60 यूनिट्स, दैट्स इंडिविजुअल डिमांड ऑफ बी। बट अगर मैं दोनों को ऐड करके बोलूं तो पूरा मार्केट 110 यूनिट्स खरीदना चाह रहा है, दैट्स मार्केट डिमांड। ठीक है, तो अभी हम लोग कुछ छोटे छोटे डेफिनेशंस देखते हैं। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। व्हाट इज इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल? देखो, जब हम लोग प्राइस एंड डिमांड के डिटेल को टेबल फॉर्म में, क्या फॉर्म में? टैबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। ठीक है, दिस इज ऑलवेज इन टेबल फॉर्म। ठीक है, इन टेबल फॉर्म। ठीक है, तो जब आप एक टेबल बना लेते हो और प्राइस एंड डिमांड का डिटेल देते हो टेबल फॉर्म में, तो इसे हम शेड्यूल कहते हैं। एक बायर का है तो इंडिविजुअल कहेंगे, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। नेक्स्ट आता है इंडिविजुअल डिमांड कर्व। कर्व क्या है? देखो, सेम डिटेल को अगर आप ग्राफिकल फॉर्म में बनाकर देते हैं, ठीक है, सेम डिटेल को अगर आप ग्राफिकल फॉर्म में बनाकर देते हैं तो उसे हम इंडिविजुअल डिमांड कर्व कहते हैं। तो ऊपर वाला टेबल फॉर्म में था, नीचे वाला ग्राफ के फॉर्म में है। सेम डिटेल है बट बताने का तरीका अलग है। तो ऊपर वाला टैबुलर फॉर्म में था, नीचे वाला ग्राफ के फॉर्म में है। एक बायर के लिए जब आप डिटेल बताओगे, प्राइस कितना, क्वांटिटी कितना, प्राइस चेंज हुआ तो क्वांटिटी कितना, जब ये आप टेबल फॉर्म में बताते हैं तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, और ग्राफ के फॉर्म में बताते हैं तो इंडिविजुअल डिमांड कर्व कहते हैं इसे। यही टेबल अगर आप सारे कंज्यूमर्स के लिए एक साथ बना दो, यानी ए और बी दोनों को ऐड करके आप टोटल अगर फिगर लिखते हैं, तो फिर इसे हम मार्केट डिमांड शेड्यूल कहेंगे। टेबल है तो शेड्यूल, और एक से ज्यादा कंज्यूमर का है तो मार्केट। यही ग्राफ अगर आप सबका मिला जुला कर बना दीजिए, जैसे पहला वाला जो ग्राफ है वो ए का है, दूसरे वाले ग्राफ बी का है, और थर्ड ग्राफ जो है वो पूरे मार्केट का है, तो जब आप ए और बी को मिला के कंबाइन करके मार्केट का ग्राफ बना देते हैं तो उसे हम मार्केट डिमांड कर्व कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो डेफिनेशन वगैरह तो ये किसी जमाने में आया करता था, अब कैसा कैसा क्वेश्चन आएगा, अब आपको ना ये सब पे ध्यान देना थोड़ा। ये देखो, जैसे यहाँ पे लिखा है जो मार्केट का डेटा आया वो कैसे आया? इट इज अ हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। मार्केट का जो डेटा आ रहा है ना, ये जो 110 आया, तो 110 आप कैसे लेकर आए? आपने ये 50 और 60 को ऐड किया, 50 और 60 को ऐड किया। कैसे ऐड कर रहे हैं? हॉरिजॉन्टली ऐड कर रहे हैं, 50 प्लस 60, वर्टिकली नहीं, टॉप टू बॉटम ऐड नहीं कर रहे, लेफ्ट टू राइट ऐड कर रहे हैं। तो ये ट्रू फॉल्स में पूछ सकता है। इवन मैंने भी जो अपने ऐप कोर्स बनाया है थोड़े हाई लेवल क्वेश्चंस के लिए, एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस के लिए, उसमें ये क्वेश्चन मैंने डाला है, ट्रू फॉल्स में ये क्वेश्चन मैंने डाला है, जिसका मैंने आपको सोल्यूशन भी वहां पे करवाया है। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप वो भी करते रहे, बिकॉज एग्जाम में आएगा तो वही सब। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट सीखो और वहां से प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे डेफिनेशंस आपको याद रखने चाहिए।
शेड्यूल अगर आपको बनाने देता है तो आप खुद से कोई भी डेटा ले सकते हैं, ठीक है। ग्राफ ऐसे कंस्ट्रक्शन करने तो नहीं आता है, बट ट्रू फॉल्स के लिए ये जरूर आ सकता है कि हॉरिजॉन्टल समेशन है कि वर्टिकल समेशन है। तो हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल समेशन है, क्योंकि वी आर एडिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड नॉट टॉप टू बॉटम, ठीक है। तो यहाँ से ट्रू फॉल्स भी आ सकता है। हो सकता है डेफिनेशन वो खुद ही आपको दे दे और बोले कि बताओ ये कौन सा है, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है या इंडिविजुअल डिमांड कर्व है, मार्केट डिमांड शेड्यूल है या मार्केट डिमांड कर्व है। 4 ऑप्शंस दे देंगे और आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा बेस्ट ऑप्शन। एमसीक्यू फॉर्म में भी आ सकता है, ठीक है। यहाँ से फिल इन द ब्लैंक्स भी बन सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान देना, बहुत सारे तरीके के क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। छोटा सा पोर्शन लग रहा है बट क्वेश्चन ऑल टाइप्स के बन सकते हैं, ठीक है। तो एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। Alright everyone, now we are going to see a very important topic कि जो डिमांड कर्व है why does it slopes downwards, ऐसे नीचे की तरफ क्यों आता है। तो आप देखोगे कि डिमांड कर्व जो है हमारा डी बोल देते हैं इसको, डी फॉर डिमांड, डी फॉर डिमांड। तो जो हमारा डिमांड कर्व है वो राइटवर्ड्स और डाउनवर्ड्स दोनों आता है, डाउनवर्ड टुवर्ड्स द राइट। सो व्हाई डज इट हैपन, अगर हम लोग प्राइस एक तरफ दिखाए एंड क्वांटिटी जो डिमांड हो रही है उसको एक दूसरी तरफ दिखाए, तो आप नोटिस करोगे कि जब प्राइस नीचे की तरफ आता है ना तो डिमांड आगे की तरफ जाता है, मतलब एक डाउनवर्ड जाएगा एक राइटवर्ड जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है। अब देखो ये क्वेश्चन आपको बहुत तरीके से पूछ सकते हैं। दे कैन आस्क यू एक्सप्लेनेशन फॉर लॉ ऑफ डिमांड, दे कैन आस्क यू रीजन फॉर डाउनवर्ड स्लोपिंग ऑफ द डिमांड कर्व, दे कैन आस्क यू व्हाई डज डिमांड एंड प्राइस हैव एन इनवर्स रिलेशन। सबका आंसर यही होगा, बुक में बहुत डिटेल में दिया हुआ है। मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। देखो ध्यान से समझो, एक कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट आप लोग अपने बुक में जो चैप्टर नंबर 3 है ना उसमें सीखोगे, मैं आपको अगले चैप्टर में समझाऊंगा। बट फॉर नाउ मैं आपको बेसिक थोड़ा समझा देता हूँ। देखो मान लो अ कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग सर्टेन यूनिट्स ऑफ लेट्स से आइसक्रीम, ठीक है। तो उसे यूनिट्स कंज्यूम करने से क्या मिलेगा, मार्जिनल यूटिलिटी, इट मींस सेटिस्फैक्शन, एंड उस आइसक्रीम का प्राइस भी होगा। तो अभी देखो जब वो फर्स्ट आइसक्रीम खाता है उसे 30 रुपीज पे करना पड़ता है। लेट्स से उसे जो मार्जिनल यूटिलिटी मिला है वो मिला है 50 का, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, जो आप लोग आगे आने वाले चैप्टर में पढ़ोगे, इक्विलिब्रियम मतलब बेस्ट कंडीशन। तो वहां पे क्या होता है, कंडीशन इज कि mu शुड बी इक्वल टू प्राइस। क्या mu और प्राइस बराबर है, नो 50 तो ज्यादा हो गया, तो ये दोनों बराबर नहीं है। जब इक्वल नहीं होता है तो कंज्यूमर बाइज मोर यूनिट्स, ठीक है, तो कंज्यूमर और खरीदेगा। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, अकॉर्डिंग टू अनदर लॉ, जब आप ज्यादा कंज्यूम करते हैं तो सेटिस्फैक्शन कम हो जाता है। होता है ना, जब आप घर पे भी अपने फेवरेट डिश को खाते हो तो पहली बार आपको बड़ा मजा आता है क्योंकि आपने बहुत दिन वेट किया था उसके लिए। बट जब आप सेकंड टाइम बैक टू बैक कंज्यूम करते हैं ना तो आपको वो मजा नहीं आता। या कोई गाना सोचो, जब आप गाना पहली बार सुनते हो आपको बड़ा अच्छा लगता है, बट उसी को बैक टू बैक जब आप सुनेंगे 2 दिन बाद उसमें वो मजा नहीं आएगा। तो वही चीज है, तो यहाँ पे ना सेटिस्फैक्शन फॉल हो जाएगा। ऑफ कोर्स द प्राइस विल रिमेन सेम, जब आप शॉपकीपर से सेकंड यूनिट भी खरीदोगे तो वो आपको 30 रुपीज का ही देगा। क्या ये दोनों इक्वल हुए, नो, इक्वल अभी भी नहीं हुए। तो कंज्यूमर विल बाय मोर, वो थर्ड टाइम कंज्यूम करेगा, सेटिस्फैक्शन विल गो डाउन अगेन, प्राइस विल रिमेन द सेम। क्या ये दोनों इक्वल हुए, यस, ये इक्वल हो गए। तो कंज्यूमर शुड आइडियली बाय 3 यूनिट्स अकॉर्डिंग टू जो कंडीशन हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू दैट कंडीशन ये एमयू और प्राइस बराबर हो गए, दैट मींस द कंज्यूमर शुड परचेज 3 यूनिट्स, क्योंकि 3 यूनिट्स पे ये दोनों बराबर हो गए। बट अब देखो, क्या कंज्यूमर अपना डिमांड को और इंक्रीज करेगा, क्या कंज्यूमर 4th यूनिट पे जाएगा। 4th यूनिट पे जाने का मतलब है डिमांड इंक्रीज करना। क्या ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि द मार्जिनल यूटिलिटी विल बी 20 और कोई भी कंज्यूमर 20 का मार्जिनल यूटिलिटी के लिए 30 रुपीज थोड़ी ना पे करेगा, तो लॉस सिचुएशन है। बट एक कंडीशन में ऐसा हो सकता है, अगर शॉपकीपर, इफ द शॉपकीपर रिड्यूसेस द प्राइस, तो फिर तो ये कंडीशन यहां पे भी मैच हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर प्राइस फॉल होता है ना, ये पहले होना होगा, इफ द प्राइस फॉल्स फर्स्ट देन इसका रिजल्ट में यू विल सी द कंज्यूमर इंक्रीजिंग हिज और हर डिमांड, ठीक है। तो जब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के पोजीशन में आता है, इक्विलिब्रियम यानी ये पोजीशन जहां पे वो और आगे नहीं जाना चाहेगा, उसे कहते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो कंज्यूमर जब इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाता है तो उसे अगर और डिमांड करना है तो तब ही करेगा
जब प्राइस फॉल होगा। सो प्राइस फॉल, क्वांटिटी इंक्रीजेस। ठीक है, तो प्राइस फॉल होने के चलते ग्राफ नीचे की तरफ आता है और क्वांटिटी बढ़ने के चलते ग्राफ राइट की तरफ जाता है। तो नीचे भी आ रहा है, राइट भी जा रहा है। ठीक है, आप कर्व लाइन भी बना सकते हैं, स्ट्रेट लाइन भी बना सकते हैं, दोनों अलाउड है स्कूल लेवल में। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो देखो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या है। तो आप टी एंड कॉफी दो सब्स्टिट्यूट मान लो, टी एंड कॉफी, राइट। एंड आपको क्या करना है, टी का प्राइस ले लेते हैं 10 रुपीज एंड टी का डिमांड ले लेते हैं 50 कप्स। तो 50 कप चाय बिक रहे हैं 10 रुपए पे। कॉफी का भी प्राइस ले लेते हैं 10 रुपीज एंड कॉफी का भी डिमांड ले लेते हैं 50 कप्स। तो इसके भी 50 कप्स बिक रहे हैं। ठीक है, अब क्या होता है, प्राइस फॉल हो जाता है टी का। ठीक है, जो सब्जेक्ट है, जो मेन है, ये मेन है। ठीक है, और वो है रिलेटेड गुड्स, वो रिलेटेड है, तो हमें मेन का देखना है अभी फिलहाल। ठीक है, सो अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखो जब फैक्टर्स पढ़ रहे थे ना तो हम लोग प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स देख रहे थे। यहाँ वो फैक्टर की बात नहीं कर रहे, यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं कि दाम घटने से डिमांड क्यों बढ़ जाता है। तो यहाँ पे आप दाम घटा दो, प्राइस घटा दो, चाय का प्राइस घटा दो, आप इसको 5 रुपीज कर दो। तो भाई 50% के डिस्काउंट पे मिल रहा है चाय, तो 50% के डिस्काउंट में ये 50 लोग तो पियेंगे ही, प्लस वहां से भी लोग भागे भागे आएंगे, कॉफी वाले भी भागे भागे कुछ लोग आ जाएंगे, 25 लोग आ जाएंगे और यहाँ पे चाय का डिमांड बढ़ जाएगा। तो ये क्यों हुआ, ये हुआ क्योंकि टी बिकेम रिलेटिवली चीपर कंपेयर टू कॉफी। तो यहाँ पे टी जो था वो चीपर हो गया, सस्ता हो गया, या आप उसको कॉस्टलियर बोल सकते हो। ठीक है, अच्छा फिर आते हैं इनकम इफेक्ट पे। देखो मान लो आपके पास इनकम है 400 रुपीज, आपके पास 400 रुपए है और आपको चॉकलेट खरीदना है। ठीक है, चॉकलेट की जो प्राइस है वो है 100 रुपीज। एक बात बताओ, आपके जेब में 400 और चॉकलेट का दाम है 100, आप कितना खरीद पाओगे। आप बोलोगे सर हम लोग डिमांड करेंगे 4 यूनिट्स, आप लोग डिमांड करोगे 4 यूनिट्स, बहुत तगड़ा मैथ्स है आपका, 4 यूनिट्स आपने बता दिया। ठीक है, अब प्राइस को लोअर करके देखते हैं। ठीक है, तो ये सेकंड सिनेरियो, प्राइस को मैं 50 रुपीज कर देता हूँ। अच्छा, बिफोर गोइंग टू दैट प्राइस, ये देखो, ये जो आपने 4 यूनिट्स पहले खरीदा ना, ये था आपका परचेजिंग पावर। परचेजिंग पावर को ही हम लोग रियल इनकम बोलते हैं कि ये आपका रियल इनकम है। वो 400 तो है, वो तो मनी इनकम है, 400 जो है मनी इनकम है, बट इन रियलिटी हाउ मच यू कैन बाई, यू कैन बाई 4 यूनिट्स ओनली। एक बार के लिए चॉकलेट का दाम अगर 500 कर देते हैं, एक क्योंकि देखो बोर्ड एग्जाम में कुछ थोड़ा हाई लेवल का आएगा ना, तो थोड़ा हाई लेवल का डिस्कशन भी करना जरूरी है। मान लो आपका इनकम 400 है, जैसा इस एग्जांपल में 400, सपोज चॉकलेट की प्राइस 500 है, आपके जेब में कितना 400, चॉकलेट की प्राइस कितना 500, कितना खरीद पाओगे, कुछ नहीं खरीद पाओगे। तो रियल इनकम क्या हुआ आपका, कुछ नहीं। 400 लेके बैठे रहो, क्या करोगे, पैसा खाओगे, पैसा तो नहीं खा सकते ना। चॉकलेट खरीद पाएंगे हम लोग, नहीं खरीद पाएंगे, क्यों, क्योंकि हमारे जेब में 400 रुपए, चॉकलेट का दाम 500, हाउ कैन वी बाई, वी कैन नॉट बाई। सो व्हाट इज आवर रियल इनकम, नथिंग, वी कांट बाई एनीथिंग। तो रियलिटी में रियल इनकम इज जीरो। ठीक है, तो आपको रियल इनकम का मतलब समझ में आया, रियल इनकम मतलब आप कितना परचेज कर सकते हैं, तो एक्चुअली में कुछ भी परचेज नहीं कर सकते। नाउ कमिंग बैक टू दिस एग्जांपल, तो यहाँ पे 4 आ रहा है ना, 4 आ रहा है, इट मींस वी कैन बाय 4 चॉकलेट, दैट्स आवर रियल इनकम। ठीक है, अच्छा अगर प्राइस घट जाती है ना, जब भी प्राइस घट जाती है तो हमारी रियल इनकम बढ़ जाती है ना, वो परचेजिंग पावर इंक्रीजेस। अब मजा आएगा ना, कम दाम हो गया, अब ज्यादा खरीद पाएंगे। तो कितना खरीद लेंगे, क्वांटिटी वी कैन बाय लेट्स से 8, 400 रुपए है तो 8 खरीद पाएंगे, तो वी कैन बाय 8 क्वांटिटीज। ठीक है, वी कैन बाय 8 क्वांटिटीज इन टोटल। तो ये क्यों हुआ, ये हुआ ड्यू टू इंक्रीज इन रियल इनकम। आप रियल इनकम की जगह परचेजिंग पावर भी लिख सकते हो। ठीक है, एंड पिछला वाला क्यों हुआ था, क्योंकि गुड्स चीपर हो गया था। उससे पिछला वाला क्यों हुआ था, क्योंकि कंडीशन इक्विलिब्रियम का मैच कर रहा था। ठीक है, ये सब आपके बुक में लिखा हुआ है, थोड़ा सा ना जगह, चलो लास्ट 2 पॉइंट सिंपल सिंपल है तो ऐसे ही समझा देते हैं आपको। चेंज इन नंबर ऑफ यूजेस, पॉइंट नंबर 4 है यूजेस। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का बात कर लेते हैं, पॉइंट नंबर 4 में इलेक्ट्रिसिटी।
देखो जब प्राइस कम होता है ना तो हम लोग किसी भी प्रोडक्ट को ज्यादा यूज करना शुरू कर देते हैं। इलेक्शन का मौसम है, अगर मान लो वादा किया गया हम लोगों से कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल कम आएगा, इलेक्ट्रिसिटी का रेट कम होगा, इलेक्ट्रिसिटी का रेट मतलब इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस। इफ द प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी गोज डाउन, सपोज गवर्नमेंट ने हमें गिफ्ट दिया इलेक्शन का कि ये लो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आधा, तो जब प्राइसेस कम होते हैं ना तो हम लोग अननेसेसरी या फिर लेस इंपॉर्टेंट जो वर्क होता है ना वो भी फिर उसी में करेंगे। जैसे पहले हम लोग जब महंगा था इलेक्ट्रिसिटी, वी वर ओनली यूजिंग इट फॉर लाइट, वी वर ओनली यूजिंग इट फॉर फैन, वी वर ओनली यूजिंग इट फॉर एसी। बट जब सस्ता हो गया ना, अब कुकिंग भी हम लोग इंडक्शन पे कर रहे हैं, पहले कुकिंग गैस से करते थे, अब कुकिंग भी हम लोग इंडक्शन से कर रहे हैं। पानी भी गर्म करना है तो वो इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से हो रहा है। सो वी आर नाउ यूजिंग इट मोर फॉर मोर पर्पसेस। पहले सिर्फ नेसेसरी लाइट्स जलती थी, अब क्या है, अब सस्ता हो गया तो फैंसी लाइट्स भी जल रहे हैं। दैट्स इंक्रीज इन नंबर ऑफ यूजर। तो क्यों हुआ, क्यों डिमांड बढ़ गया तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी का? क्योंकि रेट गिर गया। सो नाउ यू कैन, मतलब बेसिकली परचेसिंग पावर यहाँ पे भी इंक्रीज हो गया। एंड देखो पॉइंट नंबर 5 हो रहा है यूजर्स, पॉइंट नंबर 4 था यूजेस, पॉइंट नंबर 5 है यूजर्स, मतलब यहाँ पे कंज्यूमर्स की बात हो रही है। होता क्या है ना, जब चीज सस्ता हो जाता है तो अफोर्डेबिलिटी इंक्रीजेस। नाउ मोर पीपल कैन डू व्हाट, मोर पीपल कैन अफोर्ड दैट गुड्स। सपोज कार का प्राइस था 10 lakhs, तो 10 lakhs में ना 500 लोग खरीदना चाह रहे थे कार को। बट अगर फेस्टिव डिस्काउंट आया और कार की प्राइस हो गई 10 लाख से 7 lakhs, तो 7 lakhs हो गई ना, तो यू विल सी मोर पीपल शोइंग इंटरेस्ट इन बाइंग दैट कार। तो क्यों डिमांड बढ़ा? अफोर्डेबिलिटी इज द रीजन। तो पांचों में दाम घटने से डिमांड बढ़ रहा है, पांचों में, ऑल 5। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आपका जो ग्राफ बनेगा, जब आप ग्राफ बनाओगे ऑल 5 में, जब आप ग्राफ बनाएंगे ऑल 5 में, तो आप देखोगे कि पहले एक प्राइस था तो उस टाइम एक क्वांटिटी भी था, और ये दोनों एक जगह पे इनका कोऑर्डिनेट्स हमें मिल रहा था। ठीक है, लेकिन जब प्राइस फॉल होता है, प्राइस फॉल होता है, लेट्स से P2, तो डिमांड बढ़ जाता है। अभी हमने 5 रीजंस देखा क्यों डिमांड बढ़ जाता है, तो डिमांड को आप बढ़ा देना और इन दोनों को फिर ज्वाइन कराना। ठीक है, इन दोनों को आप फिर ज्वाइन कराना। ठीक है, अगर प्राइस बढ़ जाता है लेट्स से P3, तो प्राइस बढ़ने से डिमांड कम हो जाता है। अभी 5 रीजंस हमने देखा, तो आप इसको कम कर देना Q3, और इन दोनों को फिर आप ज्वाइन कराइएगा, राइट। एंड देन व्हेन यू ज्वाइन ऑल दीज कोऑर्डिनेट्स, तो आपको डिमांड कर्व मिल जाएगा। ठीक है, आप जब इन सबको ज्वाइन कराओगे तो आपको डिमांड कर्व मिल जाएगा। ये डाउनवर्ड्स आया। ठीक है, डाउनवर्ड्स क्यों आया, 5 रीजन हमने देखा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो इसको रिपीट करके देखना। आई थिंक दिस चैप्टर में, इस चैप्टर में और पर्टिकुलर इस पार्ट में, ये एक ऐसा पार्ट था जिसको आपको 2 बार देखना चाहिए, एक बार में तो नहीं समझ में आता है। ठीक है, एक बार में तो नहीं समझ में आएगा, आपको इसे 2 बार देखना चाहिए। ठीक है, चलो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द फाइनल पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया है या अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट में लिख कर बताना, एंड वीडियो को भी लाइक कर देना। नाउ सी, पहले हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मूवमेंट। ठीक है, 2 टाइप के चेंजेस आते हैं डिमांड में। एक को हम लोग बोलते हैं मूवमेंट। तो मूवमेंट कब आता है, पहले मूवमेंट डिस्कस करेंगे। मूवमेंट आता है जब प्रोडक्ट का ओन प्राइस में चेंज आएगा। एक होता है ना रिलेटेड गुड्स का प्राइस, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अदर गुड्स का प्राइस, वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली आवर गुड्स का प्राइस। ठीक है, तो वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोडक्ट ओन प्राइस। अब आप बताओ प्रोडक्ट का प्राइस कितने तरीके से चेंज हो सकता है, आइदर इट कैन इंक्रीज और डिक्रीज। तो चलो पहले इंक्रीज वाला सिचुएशन देखते हैं। ठीक है, ये ना ग्राफ आपको साथ साथ में बनाना चाहिए, बिकॉज एग्जाम में ग्राफ आएगा और डिफरेंस आएगा। 2 डिफरेंस याद रखना और ग्राफ याद रखना, बस इतना ही करना है इस पोर्शन से, और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। बुक में 3-4 पेजेस का दिया हुआ है, बट नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ वही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक तो ग्राफ बनाना आना चाहिए, दूसरा 2 डिफरेंसेस पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखो मान लो प्राइस बढ़ गया और प्राइस बढ़कर P2 हो गया, तो अभी हमने देखा था ना प्राइस बढ़ने से क्या होता है, क्वांटिटी कम हो जाता है। तो आप देखोगे कि क्वांटिटी कम हो जाएगा और मैच हमें पहले करा लेना होगा, अदरवाइज डायग्राम क्लियरली बनेगा नहीं। तो पहले ही मैच करा लेते हैं,
एंड देन नीचे में क्वांटिटी शो कर लेंगे। नॉर्मली पहले क्वांटिटी आना चाहिए, बाद में मैच कराना चाहिए, बट वैसे फिर हमारा डायग्राम ठीक से नहीं बनेगा। सो आप देखोगे कि क्वांटिटी कम हो गया है ना, देखो एरो से दिखा देना है आपको, एरो से दिखा देना है, प्राइस बढ़ना भी आपको एरो से दिखा देना है, क्वांटिटी घटना भी आपको एरो से दिखा देना है। तो देखो हम लोग ए से बी पर पहुंच गए, प्राइस बढ़ने से ए से बी पर पहुंच गए, इसको क्या बोलेंगे, अपवर्ड मूवमेंट, इसको बोलते हैं अपवर्ड मूवमेंट। और डिमांड कम हो गया ना, आप देखो क्वांटिटी कम हो गया, Q1 से Q2 ओरिजिन की तरफ जा रहा है, मतलब कम हो गया, तो इसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन, दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन। जो क्वांटिटी कम हो गया दैट्स कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो जो टर्म हमें यूज करना है वो है कॉन्ट्रैक्शन, सब नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, ओके। प्राइस घट भी तो सकते हैं, तो चलो प्राइस घटने वाला केस देख लेते हैं, साथ साथ में बनाना, ठीक है। सो प्राइस कम भी तो हो सकता है, इट इज अ गुड न्यूज, तो ग्रीन में दिखा रहे हैं क्योंकि प्राइस कम हो गया। प्राइस कम हो गया P3, तो क्वांटिटी बढ़ जाना चाहिए, तो क्वांटिटी बढ़ा देंगे, बट हम लोग पहले मैच करा देते हैं वरना फिर डायग्राम में प्रॉब्लम होता है। तो मैच करा देते हैं पॉइंट सी, और ठीक नीचे में आप क्यू क्वांटिटी 3 कर लो। पहले के हिसाब से क्वांटिटी बढ़ गया है ना, इधर गया है मतलब क्वांटिटी बढ़ गया, राइट साइड जाने का मतलब क्वांटिटी बढ़ गया। तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेंशन या एक्सटेंशन भी बोल सकते हो, एक्सपेंशन एक्सटेंशन कुछ भी बोल सकते हो। एक्सपेंशन, क्वांटिटी बढ़ जाना इज कॉल्ड एक्सपेंशन। और ये जो ए से सी नीचे की तरफ हम लोग जा रहे हैं ना, दिस इज कॉल्ड डाउनवर्ड मूवमेंट। तो मूवमेंट तब होता है जब प्रोडक्ट का प्राइस चेंज होता है, सॉरी नॉट डाउनवर्ड मूवमेंट बोलना था, डाउनवर्ड मूवमेंट, ठीक है। तो दिस इज डाउनवर्ड मूवमेंट, राइट। तो ग्राफ आपको बनाना आना चाहिए, एग्जाम में हो सकता है सेपरेटली बनाना पड़े, मैंने एक ही में दोनों बना दिया, बट आपको हो सकता है सेपरेटली भी बनाना पड़े, तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले रेड वाला पोर्शन बना लेंगे और नेक्स्ट में ग्रीन वाला पोर्शन बना लेंगे। पहले आपको अपना ग्राफ ओरिजिनली रेडी कर लेना चाहिए, जैसे कि मैंने पहले कर रखा था, जैसे कि यहाँ पे जो मैंने कर रखा है ये ओरिजिनल पोजीशन है, ये आपको पहले बना लेना है, बाद में फिर अपवर्ड जाएंगे या डाउनवर्ड जाएंगे, ठीक है। तो सब कुछ नीचे लिखा हुआ है, बाकी आपको देख लेना होगा डिफरेंसेस के लिए। कोई यहाँ पे न्यू कर्व फॉर्म नहीं हुआ है, एक ही डिमांड कर्व है D1 D1। अब आते हैं शिफ्ट की तरफ, ठीक है। तो शिफ्ट कब होता है, देखो शिफ्ट कब होता है, शिफ्टिंग, शिफ्टिंग कब होता है, शिफ्टिंग होता है ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर। देखो वहां पे क्या था, चेंज इन प्राइस, यहाँ पे है चेंज इन एनीथिंग एक्सेप्ट प्राइस। तो इनकम ऑफ द कंज्यूमर बदल सकता है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स बदल सकता है, फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन बदल सकता है, गवर्नमेंट पॉलिसी बदल सकती है, पॉपुलेशन बदल सकता है, एनीथिंग कैन इंक्रीज और डिक्रीज। चलो अब हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले डिमांड को कम करके देखते हैं, ठीक है। ड्यू टू एनी रीजन, मान लो डिमांड कम हो गया, क्या रीजन, पॉपुलेशन लेट से कम हो गया, जैसे गांव का पॉपुलेशन शहर में चला गया तो गांव का पॉपुलेशन कम हो गया, या वॉर के टाइम में पॉपुलेशन कम हो जाता है, या नेचुरल क्लैमिटी के टाइम में पॉपुलेशन कम हो जाता है। सो लेट्स से अदर फैक्टर में पॉपुलेशन कम हो गया, पॉपुलेशन कम हो गया तो क्वांटिटी कम हो जाएगा अपने आप। देखो प्राइस चेंज मत करना, प्राइस उधर चेंज होता था, यहाँ पे है चेंज इन अदर फैक्टर्स, तो प्राइस को P1 पे ही रहने देना, सिर्फ क्वांटिटी कम होगा, सिर्फ क्वांटिटी कम होगा, प्राइस वही है। तो अभी उसी प्राइस से आप इस डिमांड को मिलाओ, इस क्वांटिटी को मिलाओ, सेम प्राइस से आप इसको मिलाओ, तो कहां पे आए, पॉइंट बी। पॉइंट बी देखो क्या D1 D1 पे है, नो, द पॉइंट बी इज आउट ऑफ द डिमांड कर्व, इट हैज शिफ्टेड आउट ऑफ। देखो आप अपने घर में फर्स्ट फ्लोर पे जाते हो, सेकंड फ्लोर पे जाते हो, फिर फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर, ये करते रहते हो ना, तो वो होता है मूवमेंट। और आप अगर अपना घर छोड़ के ही कहीं और चले जाए तो वो होता है शिफ्ट, शिफ्ट कर गए बोलते हैं ना। तो वैसे ही बी, बी पिछली बार क्या था, अपवर्ड डाउनवर्ड मूवमेंट में था, इस बार बी शिफ्ट कर गया, ठीक है। तो बी जो है ना वो शिफ्ट कर गया कहां पे, एक दूसरे डिमांड कर्व में, आपको दूसरा डिमांड कर्व बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसको आप D2 बोल देना, तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ, ठीक है। आप स्ट्रेट लाइन बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कर्व लाइन भी बना सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो आप लेफ्ट गए ना, इसको आप बोलोगे लेफ्टवर्ड, लेफ्टवर्ड शिफ्ट, ठीक है, मूवमेंट नहीं, यहाँ पे मूवमेंट वर्ड नहीं, यहाँ पे शिफ्ट। अच्छा, जो क्वांटिटी घट गया इसको हम लोग बोलेंगे डिक्रीज। देखो वहां क्या बोलते थे, कंट्रैक्शन, यहाँ पे बोलेंगे डिक्रीज। अच्छा, वैसे ही डिमांड बढ़ भी सकता है, लेट्स से पॉपुलेशन इंक्रीज हो गया, ठीक है, नया शहर बसा, नई कंपनीज आई, गांव से उठ उठ के लोग आ गए यहाँ पे काम करने के लिए, तो पॉपुलेशन बढ़ गया और डिमांड भी बढ़ गया। सो अपने आप डिमांड बढ़ गया, प्राइस वही है, देखो प्राइस यहाँ चेंज नहीं कर रहा है,
बहुत बड़ी भूल हो जाएगी, प्राइस यहाँ पे चेंज नहीं करना, ठीक है। उसी प्राइस से आप इस डिमांड को मैच कराओ, उसी प्राइस से, ठीक है, उसको मैच कराओ। तो आप देखोगे कि आप पॉइंट सी पर आ गए, और पॉइंट सी कहां आ गया, ए के कंपैरिजन में राइटवर्ड आ गया, तो इसे हम कहेंगे राइटवर्ड शिफ्ट, राइटवर्ड शिफ्ट। और नीचे क्वांटिटी बढ़ गया ना, तो उसे हम कहेंगे इंक्रीज, वहां एक्सपेंशन बोलते थे, यहाँ इंक्रीज। कहां आ गया पॉइंट सी, एक अलग डिमांड कर्व में, तो यहाँ पे हम लोग एक अलग डिमांड कर्व बना लेंगे जो इस पॉइंट से होते हुए जाएगा, इसे हम D3 कहेंगे। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे दो न्यू डिमांड कर्व फॉर्म हुए, यहाँ पे लिखा है ना लास्ट पॉइंट में, न्यू डिमांड कर्व फॉर्म हुए। उधर न्यू डिमांड कर्व होता था क्या, नहीं होता था, यहाँ पे न्यू डिमांड कर्व फॉर्म हुए। उधर का रीजन क्या था, चेंज इन प्राइस, इधर का रीजन क्या है, चेंज इन एनीथिंग एक्सेप्ट प्राइस। उधर क्या होता था, अपवर्ड डाउनवर्ड मूवमेंट, यहाँ क्या होता है, लेफ्टवर्ड राइटवर्ड शिफ्ट, ठीक है। वहां क्या टर्म यूज करते थे, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ क्या टर्म यूज करते हैं, इंक्रीज डिक्रीज। तो हो गया, बस यही तो था, ठीक है, इतना ही आता है। हाँ, इससे रिलेटेड जो घुमा फिरा के क्वेश्चंस आते हैं वो आप मेरे ऐप पे कर लेना, ठीक है। वहां पे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको 20-22 क्वेश्चन इस चैप्टर से कराए हैं, ठीक है। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, लॉजिकल, हाई लेवल, सब सब टाइप के क्वेश्चंस कराए हैं। तो जैसे जैसे यहाँ चैप्टर्स आते जाएंगे वैसे वैसे वहां पे भी अपलोड होता जाएगा, ठीक है। एंड बट वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज वही सब क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया है। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन है तो वो लिख सकते हैं, ठीक है। एंड टॉपिक रिलेटेड डाउट होगा तो आई डेफिनेटली आंसर, ठीक है। बाकी हम लोग मिलते हैं अगले चैप्टर में। थैंक यू सो मच एवरीवन।